जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। कल की क्विज यानी कि हिस्ट्री की क्विज थी। इतिहास के एक प्रश्नोत्तरी में आप सभी को देखने का, अपने आप को, खुद को आजमाने का एक मौका दिया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने, यानी कि बात करें कमेंट्स तो बहुत लोगों ने किए। कमेंट्स की अगर बात करें रेशियो लगभग 70 का है, लेकिन उत्तर देने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। प्रभास हैं, शिवानी हैं और राजकमल हैं। बाकी जितने भी लोग हैं ये सिर्फ जय हिंद करने वाले हैं। वो बच्चे जो कहते हैं क्लास प्रॉपर तरीके से कर दीजिए सर, एक सिस्टमैटिक ढंग से डाल दीजिए, टाइम टेबल से अगर पढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं हेमा मिश्रा जी की बात कर रहे हैं और यहाँ शिखा अवस्थी की बात कर रहे हैं। ये 2 लोग बिल्कुल गायब हैं, जिनके बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहते हैं, कंप्लेंट्स रहती हैं, शिकायत रहती हैं और सुझाव रहते हैं। ये बिल्कुल आज गायब हैं। अगर हम बात करें वहीं तो शालिनी पटेल बाराबंकी से, जिन्होंने आरओ की तैयारी करने का अपना जो एक्सक्यूज दिया कि सर मैं तैयारी कर रही हूँ और वीडियो थोड़ी जो है आरओ लेवल की पड़ जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, लोकसभा राज्यसभा का उन्होंने जिक्र किया था। आंसर नहीं देना है किसी को आंसर नहीं देना है, सिर्फ बस अपना यानी कि अपना व्यू रखना है। जब आपको एक मौका दिया जा रहा है तो आप उस मौके को ये नहीं कह रहे हो कि लाओ एक बार ट्राई करूं कि मैं कैसे कर पा रहा हूं, कैसे नहीं कर पा रहा हूं। बात उत्तर गलत या सही होने की नहीं होती है। बात यहाँ पे ये होती है कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप अपने आप को समय दे रहे हो, पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेट हो आप, ये देखा जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुन लें, हेमा मिश्रा जी आप भी और शिखा अवस्थी जी, आप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि सही समय है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इस लॉकडाउन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जब से ऑफलाइन कोचिंग बंद हुई हैं, ऑनलाइन कोचिंग तो वो नाम मात्र का करते हैं। सिर्फ 20 या 25% पढ़ाई रह गई है, बाकी सारी पढ़ाई उनकी चौपट हो चुकी है। ठीक है, तो उस चीज़ को मत करिए। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग पीछे हो जाएंगे और कुछ बच्चे आगे हो जाएंगे। इस मौके का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, लोगों को पिछाड़कर आगे निकलने का, और वही बच्चे सिलेक्शन देंगे भी। तो इस समय को बिल्कुल मिसयूज़ मत करिए। अभी भी सवेरा आपके पास है और टाइम है। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा और बुरा मत मानिएगा। मैं आपके बड़े भाई के होने के नाते, आपके बड़े भाई जैसा हूँ, आपके बड़े भाई होने के फर्ज को निभाते हुए आपको डांट फटकार लगा सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आपको मैं अपना समझता हूँ, इसलिए ये मेरा अधिकार है। ओके, चलिए इन सब बातों को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत हो गई डांट फटकार, अब चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न कल आपको 50 दिए गए थे, जिसमें से 10 प्रश्न की जो क्लिपिंग है वो आप तो अपलोड नहीं हो पाई थी और 10 प्रश्न आपको कल कम मिले। ये किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ राजकमल जी ने नोटिस किया और उन्होंने कमेंट्स में उत्तर भी दिया कि सर 10 प्रश्न कम है। 26 प्रश्न के बाद सीधे 36 नंबर पे प्रश्न को जो प्ले किया गया है वो दिखाया गया है। तो उस गलती को सॉरी, क्योंकि वो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की खामियां थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आइंदा से ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं अपने। तो पहला प्रश्न आपसे किया गया था, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किया गया है, जिसके लेखक हेरोडोटस हैं। तो हेरोडोटस की लिखी हुई पुस्तक हिस्टोरिका में पहली बार इतिहास शब्द मिला, जो कि ग्रीक भाषा का है। और ये उत्तर राजकमल जी का, प्रभास का बिल्कुल सही उत्तर है। और शिवानी जी ने भी इसका उत्तर दिया। काफ़ी तीनों के उत्तर सही रहे। तीनों लोगों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छे उत्तर प्रभास के हैं, प्रभास के बाद शिवानी जी के हैं और फिर राजकमल जी के हैं। ये टॉप 3 लोग थे, तो 3 लोगों में टॉप 1 की बात करें तो प्रभास रहे, सेकंड नंबर पे शिवानी रही और थर्ड नंबर पे अगर हम कहें राजकमल जी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, हेरोडोटस किस देश के निवासी थे? तो हेरोडोटस यूनान के निवासी थे, आपको पता है। और एक इनसे संबंधित प्रश्न और भी बनता है कि हेरोडोटस ने ही डेल्टा शब्द की उत्पत्ति की थी। डेल्टा शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने ही किया था। डेल्टा किसे कहते हैं ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, अब तीसरा प्रश्न यहाँ से आता है कि धातु के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? धातु के आधार पर इतिहास को अगर कहा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है? पहले आता है का ताम्र युग आता है, फिर कांस्य युग आता है और फिर लौह युग आता है। ठीक है, इसको बांटने वाले जॉन थॉमस हैं और यहाँ पे एक नाम लिब्बी भी आता है इनका करके, शिवानी जी ने नाम दिया है, 2 लोगों के नाम आते हैं।
तो जॉन थॉमस जो है वो काफी एक कहें एनसीईआरटी बेस्ड पर हैं, तो प्रेफर जॉन थॉमस को करिएगा सेकेंडरी, क्योंकि शिवानी जी के जो उत्तर हैं वो सेकेंडरी लेवल पर कई ऐसे उन्होंने उत्तर दिए हैं। आज आपकी उसमें देखिएगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के, तो कई ऐसे उन्होंने आंसर दिए हैं जो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी इन द सेंस मतलब होता है कि आपको ऑप्शन अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों दिया जाए तो आप टिक किसे करोगे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, अगर हम नाम दें कैप्टन मोहन, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, और एक नाम और दे देते हैं आपको, ठीक है, तो इन तीनों में आप प्रेफर किसे करोगे, तो प्रेफर यहाँ पे सबसे पहले कैप्टन मोहन को करना है। मोहन ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो रास बिहारी जी को करना है, अगर वो नहीं रहेंगे तब सुभाष चंद्र बोस को हमें प्रेफर करना है। तो यही चीज देखना होता है कि सेकेंडरी प्राइमरी क्या है। तो शिवानी जी ने सेकेंडरी को ज्यादा वो किया है, यानी कि सेकेंडरी उन्होंने ऑप्शन लेके चला है। कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन होता तो आपका शायद उत्तर गलत होता, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसलिए उत्तर हम गलत भी नहीं कह सकते आपके। चलिए, धातु के आधार पर इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बता दिया गया है, और किसने बांटा वो भी बता दिया गया है। भारत, यहाँ पे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जो है किसके द्वारा बांटा गया था, ये जॉन मील के द्वारा बांटा गया था। जॉन मील ने इसको बांटा था, ठीक है, जॉन मील नाम याद रखिएगा, इन्होंने बांटा था इसको। अब आते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, मनुष्य के द्वारा दूसरा पालतू जानवर किसे बनाया गया था, तो मनुष्य के द्वारा दूसरा पालतू जानवर, यहाँ पे मतभेद है। एसएससी जब भी ये प्रश्न एसएससी का पूछा प्रश्न है, तो एसएससी ने प्रश्न किया था, तो इसमें दो उत्तर आते हैं, या भेड़ या बकरी, वो कहता है भेड़ अथवा बकरी कहता है, ठीक है, तो आप भी इसको उत्तर भेड़ अथवा बकरी ही दोगे। पहला हमारा पालतू जानवर कुत्ता था, कुत्ता इंसान के पास खुद चल करके आया था, क्योंकि इंसान के अवशेषों को वो क्या है, इंसान की वेस्ट मटेरियल, इंसान की तरह छोड़े गए चीजों को खाता पीता था, तो इंसान के पास वो आ गया। लेकिन भेड़ बकरी जो थी इनका हम शिकार करते थे, इनको दौड़ाते थे, मारते थे, तो इसलिए क्या हुआ कि कभी झुंड में हमने 4-5 भेड़ों को पकड़ लिया, तो एक ही भेड़ तो हम मारेंगे भाई, दूसरी भेड़ तो मारेंगे नहीं, एक भेड़ को मारेंगे, एक ही भेड़ को खाएंगे, अगले दिन दूसरे भेड़ को मारेंगे, तो इसलिए उनका व्यवसाय शुरू हो गया, उनका पालन शुरू हो गया। तो दूसरा जो पालतू पशु बना वो भेड़ बकरी बना, क्योंकि ये सिर्फ मांस के लिए, भोजन के तौर पर इनको पाला जाने लगा। आज भी यही परंपरा है, अगर गांव में देखें तो बहुत से लोगों के यहाँ भेड़ बकरियां अगर पली हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक व्यापार है, यानी कि मांस के उत्पादन के लिए उनका हम सिर्फ व्यापार करते हैं और उनको मौके पर बेचते हैं। जैसे बकरीद आएगी तो बहुत से लोग देखेंगे कि जो बकरियां अपनी पाल रखे होते हैं तो वो बकरे बेचते हैं, यानी कि व्यवसाय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने थे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आता है आपका छठा प्रश्न, परिवार व्यवस्था का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। परिवार व्यवस्था समझिएगा, यानी कि जो हमारा परिवार होता है, तो परिवार की जो उत्पत्ति है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ होती है। नवपाषाण काल से परिवार, कृषि, पशुपालन, पहिए की खोज, पहिए का आविष्कार, और अगर कहें स्थानीय व्यवस्था, जो समाज है, ये हमारा नवपाषाण काल से शुरू होता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी करना, मिट्टी के बर्तन को पकाना, ये सब हमें जो मिलते हैं सब नवपाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कृषि पशुपालन का विकास किस काल में हुआ, तो मैंने उत्तर दे ही दिया, कृषि एवं पशुपालन का विकास नवपाषाण काल से रहा है। क्योंकि मनुष्य क्या करता था, नवपाषाण काल जब आप पढ़ेंगे तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मनुष्य को अग्नि की खोज होती है, मध्यपाषाण काल में मनुष्य समूह में थोड़ा थोड़ा रहना शुरू करता है मजबूरी के तौर पर, लेकिन नवपाषाण काल में आते आते यह एक समूह जो है परिवार समाज बन जाता है। इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो अच्छे से चर्चा करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आठवां प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों की खोज जो है रॉबर्ट बुश फुट के द्वारा की गई। किसके द्वारा, रॉबर्ट बुश फुट के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये किस वर्ष हुई ये भी बताऊंगा अभी, क्योंकि ये प्रश्न इससे संबंधित है, अगले प्रश्न से संबंधित है। रॉबर्ट बुश फुट के द्वारा की गई थी उपकरणों की खोज। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज किस स्थान पर हुई थी। तो मद्रास के, अगर हम कहें पल्लवर्मन में स्थान, मद्रास यानी कि आज के जमाने में तमिलनाडु कहें तो मद्रास के पल्लवर्मन में ये एक स्थान है, मद्रास का पल्लवर्मन, वहां पे इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, ओके। भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। अब बात अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, नवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पाषाणकालीन औजार मिले हैं। यहाँ पे जो शिवानी जी ने है वो इलाहाबाद लगाया है, मेहरगढ़ लगाया है, लेकिन शिवानी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तर सेकेंडरी है आपका। पहले, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद से भी पहले की बात है, ये
हमारे यानी कि मिर्जापुर के बेलन घाटी में है। मिर्जापुर स्थित एक बेलन घाटी है, उस बेलन घाटी में ये सबसे पहले मिले हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इलाहाबाद का नंबर आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, और भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज थी वो 1663 में हुई थी। शिवानी जी ने 1863 लिखा है। तो शिवानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो उत्तर आपने दिया है, ये आपने यहाँ पे पूछा गया है आपसे कौन सी सभ्यता पूछी जा रही है। देखिए भारत में पाषाणकालीन सभ्यता पूछी जा रही है, और आपने जो उत्तर दिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया है आपने। ठीक है, दोनों प्रश्नों में यानी कि आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में आपने मिसमैच कर दिया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर आपने दिया है, जबकि यहाँ पूछा गया है पाषाणकालीन सभ्यता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न कहता है कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जनक कौन है? तो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जनक बिलियर्ड फ्रैंक लिब्बी हैं। बिलियर्ड फ्रैंक लिब्बी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, और यहाँ पे राजकमल जी ने कमेंट्स में किया था कि इसको जरा अच्छे से बताइएगा। तो बिलियर्ड फ्रैंक लिब्बी जो थे वो एक अमेरिकी नागरिक थे, अमेरिकी मूल के निवासी थे। उन्होंने जो रेडियो जो होता है रेडियो डेटिंग में कार्बन डेटिंग, तो रेडियो धर्मी के तहत कार्बन डेटिंग तक ये पहुंचे। तो जमे हुए जीवों के अवशेष जो होते हैं उनकी रीडिंग की जाती है, उनकी जीवाश्मों की रीडिंग की जाती है कि कितने इनके सेल्स कितने पुराने हैं। जब इस रीडिंग को करते हैं, इसी प्रक्रिया को कार्बन डेटिंग यानी C14 कहा गया। और यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया थी कि जो भी जीवधारी, जो भी वस्तुएं या जीव जंतु जो भी जीवधारी हैं, उनके जो अवशेष जमीन में दफन हो जाते हैं, जब वो मिलते हैं तो उनसे हमें उसके अंदर जो कार्बन रिड्यूस होता रहता है उसके समय का हम पता लगाते हैं। यानी कि उससे हम जो कार्बन निकल रहा है उससे हम पता लगाते हैं। और C14 प्रक्रिया, इसका यानी कार्बन ही नाम रखा गया, कार्बन डेटिंग। कार्बन से ही हम इसको जानकारी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जब यह प्रक्रिया दी गई तो इससे हमने उस व्यक्ति यानी जो जीव था उसके अवशेष से समय का पता लगाया गया कि ये जीव किस समय का रहा होगा, कब से जमीन में दफन है। तो जब से वो जमीन में दफन है यानी कि उस साल का हम अंतर लगा लेते हैं। जबकि कार्बन का रिड्यूस होना ही यही प्रक्रिया है। जैसे यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु का पता लगाता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग लगाता है। क्योंकि यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी में से यूरेनियम का नष्ट होना, यूरेनियम का उत्सर्जन जब होता रहता है तो ये प्रक्रिया यूरेनियम डेटिंग कहलाती है। और कार्बन से कार्बन का निकलना यानी कि जीव के अवशेषों से जो कार्बन निकलते हैं सड़ने गलने के बाद, उससे हम उसको निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया के कारण 1960 में तो बिलियर्ड लिब्बी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक ऐसी खोज थी, आधुनिकता भरी खोज थी। क्योंकि बिलियर्ड लिब्बी की बात करें तो वो एक जो है भौतिकी शास्त्र थे और रसायन शास्त्र दोनों थे। वो उनका भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्रों में योगदान रहा। ठीक है, तो आई होप राजकमल जी आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है 13वां प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंतर्गत भारत में पहली खुदाई कहाँ कराई गई? तो हमें आजादी मिली 47 में, और भारत में जो खुदाई 47 के बाद हुई है वो 1953 में हुई है। और वो खुदाई कालीबंगा की खुदाई थी। कालीबंगा की खुदाई ही भारत में मानी जाती है सबसे पहले आजादी के बाद की खुदाई। हालांकि शिवानी जी ने उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा मेहरगढ़ दे दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मेहरगढ़ से अवशेष मिले हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन जो ये हुआ 1953 की बात कर रहे हैं, ये बीके थापर और बीबी लाल जी के द्वारा जो खुदाई कराई गई थी। तो ये राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है, आपको पता है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ी जिले में है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी पूरी व्याख्यान, पूरी कहानी है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, पर फिर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न शायद आगे चल के आपको मिलेगा कि कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा, और प्रश्न पूछा भी गया। तो इसका उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है, 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कृषि का सर्वप्रथम स्पष्टीकरण साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कृषि का स्पष्टीकरण जो साक्ष्य आपका है वो आपके जो मिले हैं, यानी कि अगर हम कहें कृषि व्यवस्था कहाँ रही है, तो नवपाषाण काल में तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन किस स्थान की बात करें तो ये मेहरगढ़ में सबसे ज्यादा कृषि व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। ओके, चलिए आगे प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 15वां प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी?
देखो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल और वैदिक काल की अलग अलग फसल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर यहाँ देखो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कपास थी, लेकिन अभी पाषाण कालीन सभ्यता की अगर प्रमुख फसल की जाएगी या उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जब वैदिक काल की आएगी तो प्रश्न चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कपास प्रमुख फसल थी। अब यहाँ पे देखो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 16वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु क्या था? ये अश्व यानी घोड़ा प्रिय पशु था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको उत्तर दे दिया है, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। घग्गर नदी आपको पता है। आगे चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं के प्रमाण और साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि मेकअप के सामान अगर हम बात करें, लिपस्टिक, चूड़ी या हम कहें कान के बुनके, इनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सौंदर्य की सबसे पहले जो चीजें मिली हैं वो आपको मिली हैं कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और यहीं से सौंदर्य की वस्तुओं का ज्यादा पाया जाना संभव हुआ है। हालांकि चहुंदड़ों से भी है, लेकिन सर्वप्रथम हमारा कालीबंगा स्थान आता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न अगला हो रहा है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बाग के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो है। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त इसका नाम अगर देखें तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसको। बाग के अलावा मृतकों का टीला भी है ये, तो दोनों नाम याद रखिए। मृतकों का टीला आपने सुन रखा होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के अवशेष किस नवपाषाणकालीन स्थल पर प्राप्त हुए हैं? ये भी मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुआ है आपका। मेहरगढ़ में ही कच्ची ईंटों के निर्मित मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, देखिए बहुत अटैच है, 20वां 21वां प्रश्न है। 21वें में देखिए कह रहा है मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहने वाले लोग किस सभ्यता के थे? तो जब हमने पहली बार घरों का निर्माण करना शुरू किया था, आज भी देखेंगे आप, तो गांव की ओर जरा एक बार निकलिए। तो जब गांव की ओर निकलते हैं तो कभी आपने गोबर के ओपले देखे होंगे, कंडे देखे होंगे, जिसे गांव में चिपरी कहा जाता है और गोहरा कहा जाता है, या उसको हम कंडी कहते हैं। तो स्थानीय जो वहां के लोग होते हैं, जब उसको बारिश से बचने के लिए एक गोल सा आकार बना करके रखते चले जाते हैं और ऊपर से गोबर का लेपन लगा देते हैं, ढक देते हैं। ये एक प्रक्रिया दिखती है आपको। ठीक उसी प्रकार पहले घर बनते थे। सरकंडा यानी कि अगर कहा जाए, सरकंडा एक होता है बेहा, समझ लें आप, बेही की तरह सरकंडा होता है, इसकी छप्पर जो है मड़ई छान जिसे कहते हैं, छाया जाता है। इसको गोलाकार में लंबे लंबे इसको हम गाड़ते थे और गाड़ने के बाद ऊपर के सिरे को मिला के एक कर लिया करते थे। यानी कि ऊपर का जो सिरा होगा ऐसे खड़े होंगे तो ऊपर के सिरे को सबको मिला करके बांध दिया जाता था अंदर से, और एक तरफ से थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाता था। इसके ऊपर मिट्टी के लेप लगा दिया करते थे। ये घर बन जाया करते थे। तो यानी कि एज अ गुफानुमा घर बनाया गया, वृत्ताकार आयताकार इसका आकार होता था ये। तो ये नवपाषाणकालीन सभ्यता के लोग ऐसे ही अपनी बस्तियों का निर्माण करते थे। तो यहाँ पे उत्तर आपका नवपाषाणकालीन सभ्यता आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जाति प्रथा का उदय भारत के किस भाग में हुआ? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखो जाति व्यवस्था जो भारत में लागू की गई, ये भारत में सबसे पहले किस भारत में? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो हम यहाँ पे उत्तर आपको बताएं अगर, तो उत्तर इसका ये है, उत्तर भारत में सबसे पहले जाति व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। और आज भी उत्तर भारत में जाति व्यवस्था, यानी कि अगर दक्षिण भारत की तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, अति शीघ्र है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे कहते हैं कट्टरवादी विचारधारा है जाति प्रथा को लेकर के दक्षिण भारत की अपेक्षा, ठीक है। पूरब में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, सिर्फ उत्तर में इसकी व्यवस्था ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका उत्तर होगा। अब बात करते हैं मनुष्य के द्वारा खोजी गई दूसरी धातु। तो यहाँ पे दूसरी धातु मनुष्य द्वारा खोजी गई, बहुत लोगों ने कांसा कहा है। कांसा एक मिश्रित धातु है भैया, ठीक है। तो दूसरी धातु जो है, पहली धातु हमारी तांबा थी यानी कि Cu कॉपर थी, और दूसरी हमारी टिन है, Sn। दोनों को जब मिलाते हैं तब बनता है कांसा, ठीक है। तो दूसरी धातु कौन सी है? टिन यानी Sn। संकेत याद रखिएगा, संकेत पूछा गया है Sn। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है और पूछा जा रहा है आपसे 24 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ये बहुत हिट क्वेश्चन रहा है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता का आकार कैसा है? तो ये चापाकार था। दोनों के आकार पूछे गए हैं आपसे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो वर्गाकार पतंगाकार आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा का त्रिभुजाकार है, मोहनजोदड़ो का चापाकार है, ठीक है। दोनों आंसर हो गए, यानी कि 25वां आंसर आपको बता दिया मैंने। 26 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर ये पूछ रहा है
हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल क्या थी? देखो हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल आ गई ना यहाँ पे। अब हड़प्पा यानी कि ये हम सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित करके आ चुके हैं, तो वहां की फसल कही जाए आपसे प्रमुख फसल, तो जौ है, गेहूं है, यहाँ पे ये मोटे जो अनाज हैं जौ गेहूं, और एक आपका आता है इसमें जो जिसे कहते हैं बाजरा, ये आपकी प्रमुख फसल यहाँ पे है हड़प्पा वासियों की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोटे अनाजों का इन्होंने जो पहला उत्पादन किया था। लेकिन मनुष्य के द्वारा पहली फसल जो उगाई गई थी वो जौ ही थी। भारतीयों की पहली फसल वो गेहूं है, लेकिन जौ और राई में अपवाद आता है कि पहली फसल मनुष्य की कौन सी है। एसएससी इसे राई मानता है, लेकिन एसएससी के अतिरिक्त अगर हम यूपी की ओर बढ़ें और आरओ की ओर बढ़ें तो यहाँ पे सबसे पहली फसल जौ मानी जाती है। ओके, चलो 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है आर्यों ने किस पशु को सर्वाधिक महत्व दिया था? तो आर्यों ने गाय को सर्वाधिक महत्व दिया था। आप जानते हैं क्योंकि गौ पूजा करते थे वो, और गौ से ही यानी कि दूध दही निर्मित होता था, उससे जो है उनका व्यवसाय भरण पोषण चलता था, तो गाय पहली प्राथमिकता उनकी थी। अब यहाँ पे दूसरा उसी संबंधित प्रश्न कर दिया गया है, आर्यों द्वारा दूसरा सर्वाधिक प्रिय पशु, तो वो अश्व होता था, क्योंकि आवागमन में वो हमारा क्या है, एक साथी हुआ करता था, उसी के सहारे हम आवागमन की व्यवस्था को करते थे, यानी बग्गी बनाना, इक्का बनाना। ठीक है, आज भी देखिए इक्का चलता है, जैसे गांव में यानी कि अगर बात करें तो खड़ारा कहते हैं, कुछ ना कुछ इसका स्थानीय नाम होता है, तांगा कहते हैं, है ना। आपने शोले फिल्म देखा होगा, बसंती को देखा होगा तांगा चलाते हुए, चल भाग धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, एक डायलॉग बहुत फेमस है, सुना होगा। तो ये व्यवस्था बताई जा रही है, यानी कि जो उस जमाने के लोग थे इससे अपने आवागमन का मार्ग बनाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्ग और नरक का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में ही स्वर्ग नरक का उल्लेख मिलता है, लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है अगला प्रश्न जो आपसे रिलेटेड इसी से है, मृत्यु का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? स्वर्ग नरक तो मिलता है कि भाई तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद नरक जाओगे, ठीक है, ये बात मिलती थी, लेकिन मृत्यु शब्द कहाँ आया? तो आपने पता होगा आपको, मृत्यु शब्द आपके जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में से एक उपनिषद है कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। यमराज और नचिकेता, नचिकेता यमराज से कहते हैं कि ये मृत्यु क्या है, क्योंकि उनके पिता ने कहा था मैं तुझे यमराज को दूंगा ना, ये उन्होंने कह दिया था, तो वो अपने पिता की बात को रखने के लिए यमराज की खोज में निकल पड़े थे। यमराज जब उन्हें मिलते हैं, कुएं में गिरे होते हैं, तो यमराज उनसे बहुत समझाते हैं, तीन उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं, तो वो 3 वर में से पहला वर मांगते हैं कि मेरे पिताजी और मेरे बीच जो वाद विवाद है ये समाप्त हो जाए, तो वो कहते हैं तथास्तु, समाप्त हो जाए। दूसरा, मेरा साम्राज्य बहुत फूले फले, तथास्तु, बहुत फूले फलेगा। तीसरा जब वर मांगते हैं तो वो कहते हैं ये मृत्यु क्या है मुझे बताओ, तो यमराज कहते हैं मृत्यु तुम क्यों जानना चाहते हो मृत्यु के बारे में, मृत्यु बताने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मृत्यु एक राज है भाई, क्या बताया जाए, अंतिम सच है। तो इस पर वो अपने आप को हटाते हैं यमराज, लेकिन नचिकेता उनके पीछे पड़ जाते हैं, और नचिकेता यमराज की यही कहानी उल्लेखित है कठोपनिषद में, और यहीं पर मृत्यु की पूरे वृत्तांत को बताया गया, मृत्यु क्या है, क्योंकि हम मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसे प्राणी हैं जो पिता परमेश्वर ने जो बनाया है हमको, हम एक ऐसे प्राणी हैं जो सिर्फ हम जानते हैं कि एक दिन अंतिम दिन आएगा और हमें मरना है, सभी को मरना है, जिसने जन्म लिया है वो नश्वर है, आपको पता है, लेकिन मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको मृत्यु के बारे में पता हो। एक मवेशी दूसरे मवेशी को कटते हुए देखता है, लेकिन वो नहीं जान सकता कि इसके बाद इसका क्या होगा, ये मरने के बाद कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, पुनर्जन्म होगा, कोई नहीं जानता वो। ठीक है, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को कटते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जानता है कि इसका क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है, लेकिन सिर्फ मनुष्य जानता है कि हाँ भैया मेरी मौत आ गई है, आज मेरा अंतिम दिन है, अब हम जो है चलते हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे दिया जा रहा है 31 नंबर प्रश्न, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो भाई यहां से प्रश्न आपको दिखे भी नहीं है 26 के बाद से, तो आप लोगों ने इसके उत्तर दिया, भाई आप जान ही नहीं पाए तो कहां से उत्तर देंगे, तो इसका उत्तर मैं ही देता हूं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, इसमें गलती हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, तो उसके लिए मैं सॉरी आपसे बोल रहा हूं, बार बार सॉरी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा जो है महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो वो अग्नि देवता है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है आर्यों के बारे में किसने सर्वाधिक लेख लिखे हैं और प्रसिद्ध लेख लिखे हैं? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आर्यों के आलोचक रहे हैं।
तो वो इसमें आर्यों के ऊपर बहुत सी टिप्पणी लिखते हैं कि आर्य विदेशी थे, आर्य बाहर से आए थे, जबकि बहुत इतिहासकार मानते हैं कि आर्य भारतीय थे। क्योंकि आर्य भारतीय इसलिए है, मेरा अगर एक देखा जाए जो किताबों के पढ़ने के बाद मेरा खुद का व्यू देखा जाए तो मैं भी यही कहूंगा आर्य भारतीय थे। अगर आर्य भारतीय ना होते तो हमारी पौराणिक कथाओं में आर्य ना कहा जाता, महिलाएं अपने पतियों को आर्य कहती थी। अगर आप रामायण में देखें तो रामायण में सीता माँ भगवान श्री राम को आर्य कहती है, हे आर्य, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो महाभारत में द्रौपदी अपने 5 पतियों को आर्य कहती थी, आर्य श्रेष्ठ, आर्य कुल। तो आर्य शब्द का अर्थ है ना कुलीन श्रेष्ठ, आपको बताया भी गया है। अब उसी के आधार पर देखिए भारत में जो कुछ यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की एक विद्यालय है जिसका नाम है आर्य कन्या। आर्यों की कन्या जहां पढ़ती है वो आर्य कन्या, यही तो अर्थ हुआ। तो यानी कि आर्य कौन है? आर्य मूल निवासी भारत के अगर माने जाए तो भारत के हैं, आलोचना के अनुसार अगर देखा जाए तो भाई नहीं होते हैं, लेकिन मेरा एक व्यू है आर्य भारतीय थे, हम सब आर्य हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न की ओर देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित शुद्री का संबंध क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित एक शब्द आता है शुद्री, तो इसका संबंध क्या है? तो शुद्री एक नदी का प्राचीन नाम है, आप जानते हैं 5 नदियों के प्राचीन नाम जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत छाए रहते हैं यही आते हैं। तो एक नाम आपका आता है सतलज का प्राचीन नाम शुद्री है, ठीक है। चिनाब का अस्कनी है, ब्यास का विपासा है, झेलम का विदस्ता है और सिंधु का इंडस है। आपको पता है ना, ये सब ध्यान रखिए, ये सारी नदियों का जो नाम है वो पूछा गया है और बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध लगभग कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो ईसा मसीह के जन्म से 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ओके, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, वेदांत में सम्मिलित हैं, तो वेदांत में 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, सूक्त, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें वेदांत में 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और सूक्त, ये रहते हैं आपके, ठीक। चलिए 36वें नंबर प्रश्न पे देते हैं, 10 राज युद्ध में विजेता जो थे सुदास, वो किस वंश के थे? तो भरत वंश के थे, यानी कि जो दुष्यंत थे, दुष्यंत के पुत्र भरत अगर बात करें तो वही उनके नाम पर यानी भरत वंश चला, तो उन्हीं के वंशज थे सुदास, ठीक है। 10 राज युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, उत्तर कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, मैं नहीं उत्तर देने वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका और यहाँ पे बन जाता है, शायद मैंने प्रश्न दिया या नहीं दिया, एक प्रश्न मैं पूछने वाला था कि महाभारत का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, है ना। ये जब महाभारत की बात चली थी तो उसमें शायद आपको मिले या ना मिले, देखता हूं मैं, क्योंकि आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक काल में भाग और बलि का संबंध क्या है? शिवानी का उत्तर बिल्कुल राइट था। यहाँ पे प्रभास जी ने उत्तर इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा वो किया, क्योंकि बलि समझ में आ रहा है सबको, लेकिन भाग समझ में नहीं आ रहा है। भाग और बलि दोनों कर हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो जो वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, तो बलि के साथ साथ भाग भी हुआ करता था, लेकिन 2 प्रकार के कर होते थे। भाग यानी कि जो आप स्थानीय से आप अगर आवागमन कर रहे हैं तो जो उसमें ले रहे हैं वो भाग होगा, ठीक है। सरकार आपसे जो कृषि पर लेगी वो बलि कहलाएगा, ठीक। चलो यहाँ पे अगला देखते हैं, ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशु चराना उनका प्रमुख व्यवसाय था, यानी कि मवेशी जो चराहा हैं ये उनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, कि भाई तुम्हारी जो गाय हैं, तुम्हारी जो बकरियां हैं, तुम्हारे जो मवेशी वो हम चराएंगे, इसका ये व्यवसाय, भैया तुम हमको क्या दोगे? 2 वक्त की रोटी दे देना, बस यही हमारा व्यवसाय प्राचीन काल में हुआ करता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? आपको पता है कि भारत में हमारी हिंदू प्रथा के अनुसार अगर 4 वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें चारों में अगर हम बात करें तो 3 वेद ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में है, यानी कि पोएट्री फॉर्म में है, प्रोज में नहीं है। और प्रोज पोएट्री दोनों की बात करें तो सिर्फ यजुर्वेद है जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में लिखा गया, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसी के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाए गए हैं। पखवाड़े हमारे जो शक संवत विक्रम संवत के पखवाड़े हैं इसी पर आधारित हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो पखवाड़े होता है ना कि चंद्र दर्शन नहीं होगा, 15 दिन का जो हेर फेर होता है, तो जब चंद्र दर्शन नहीं होते हैं तो वो कृष्ण होता है, जब चंद्र दर्शन होते हैं तो वो शुक्ल होता है। इसी के आधार पर वेद बने हैं, शुक्ल यजुर्वेद और जो है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, समझ गए। इसमें एक गद्य में है एक पद्य में, कृष्ण वाला जो है वो गद्य में है, शुक्ल वाला जो है वो पद्य में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पे देखो ध्यान से पूछा जा रहा है 40 नंबर प्रश्न, महर्षि वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? महर्षि वेद व्यास का जो वास्तविक नाम है वो वादरायण था। बचपन का नाम कृष्णद्वैपायन है, लेकिन वास्तविक नाम वादरायण था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत महाकाव्य किस वंश की कहानी है? शिवानी जी ने उत्तर दिया है क्षत्रिय वंश की कहानी है, लेकिन प्रभास का उत्तर वहीं पर आया है कि सर कुरु वंश की कहानी है, क्योंकि कौरव कुरु वंश के जो बच्चे थे, जो उनके पुत्र, जो उनके वंशज हुए, वो कौरव कहलाए। अब कुरु वंश की कहानी है महाभारत के युद्ध में, ठीक है। एक ही वंश की कहानी, आपसी मतभेद है, यानी कि जिसे कहते हैं भाई पट्टीदार की लड़ाई है ये, ठीक है। चाचा और पापा के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। पांडु और धृतराष्ट्र के बच्चे हैं। जो पांडु द्वारा जो पुत्र पैदा हुए पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र यानी कि जो अंधे थे उनके जो पुत्र हैं वो कौरव कहलाए। और कुरु वंश एक था, उसमें पांडव कौरव दो भाई थे इनका, यानी कि एक अलग उन्होंने बना रखा था, लेकिन ये वंश है कुरु वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि महर्षि वेद व्यास के माता पिता का नाम आता है। महर्षि वेद व्यास, देखिए एक धार्मिक, ये जो प्रश्न थे ये आपको किस लिए दिए गए थे, क्योंकि जो हमारी सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार आपको पता है हिंदू धर्म की ओर थोड़ा ज्यादा डिलेकेटेड रहती है। ये इनके अगर प्रश्नों की बात करें तो ये मौर्य वंश, शुंग वंश या वैदिक काल, इनसे इनके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो महर्षि वेद व्यास अगर हम बात करें, ऐसे प्रश्न मिले हैं जिनको आप यकीन नहीं मानोगे। ग्रामीण बैंक के जब पेपर होते हैं तो ग्रामीण बैंक के पेपर में बलराम की माता का नाम पूछा गया, ठीक है। आप उठाकर देख लेना, ये मेरी बातें अगर कोई मिथ्या लगे तो आप बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बातें आपको झूठी लग रही हो तो चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करिए आप तुरंत। तो अगर आप जाके सर्च करिए, एक बार चेक करिए कि ये सब प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। ग्रामीण बैंक के पेपर में पूछा गया बलराम की माता का नाम। अब सोचिए, आप कल्पना करिए, आप यहाँ केबीसी नहीं चल रहा है कि पूछ लिया गया आपसे कि बताइए राम भगवान के धनुष का क्या नाम था, भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था। मतलब केबीसी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न धार्मिक जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े हमारे ऐसे आते हैं, जैसे इंद्र के हाथी का नाम बताएं, है ना, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। रावत उनके हाथी का नाम है, बलराम की माता का नाम रोहिणी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको आती हैं चीजें, तो थोड़ा सा सरकार के अकॉर्डिंग भी तैयारी किया करिए। चलिए यहाँ पे माता पिता का नाम पूछा गया, तो मैं कहानी आपको बता दूं कि वेद व्यास की जो माता और पिता हैं, पिता पराशर मुनि थे और माता की अगर बात करें तो माता मत्स्यगंधा, जिनका नाम आगे चल करके सत्यवती नाम रखा गया, जिनसे आगे चल करके विचित्रवीर और चित्रांगद दो पुत्र पैदा हुए थे शांतनु से, यानी कि भीष्म पितामह के पिता शांतनु से विवाह होता है और दो पुत्र पैदा होते हैं, चित्रांगद विचित्रवीर। विचित्रवीर और चित्रांगद जब दोनों अल्प आयु में ही मर जाते हैं शादी के उपरांत, तो अंबा और अंबालिका से संबंध बनाते हैं व्यास मुनि, यानी कि अगर कहें महर्षि वेद व्यास को बुलाती हैं। कौन बुलाती हैं? जो है सत्यवती, यानी मत्स्यगंधा के पुत्र हैं वो, तो वो बुलाती हैं और उनसे फिर उनके संबंध स्थापित होते हैं और उनसे फिर पुत्र पैदा होते हैं, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। ये कहानी है कुरुवंश की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैदिक काल में महारानी को क्या कहा जाता था? नहीं, हाँ यहाँ पे हाँ एक प्रश्न छूट गया। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है महाभारत महाकाव्य में किस वंश की कहानी, ये तो हो चुका, ये था आपका कुरुवंश की कहानी। वैदिक काल में महारानी को किस नाम से जानते थे? तो महारानी को वैदिक काल में राजमहिषी कहते थे। क्या कहते थे? महारानी को राजमहिषी, राजभैंसी ना करे लगे हो, ठीक है, ध्यान सुन लो, राजमहिषी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश महाभारत के किस अध्याय में है? तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश महाभारत के अगर बात की जाए तो छठे अध्याय के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश दिया है। छठे अध्याय के भीष्म पर्व में। प्रभास के उत्तर बिल्कुल सही है, प्रभास ने भीष्म पर्व लिखा है, बिल्कुल सही प्रभास आपने उत्तर दिया, लेकिन बस छठा अध्याय जोड़ लिए होते तो ये आंसर सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन मैं आपके आंसर सेटिस्फाई हूँ दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता का ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण कब किया गया था? तो 2015 में सीधा प्रसारण किया गया था इसका ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमद् भगवत गीता का, और यहीं पर लाल किले पर ध्वजा फहराया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक बात आपसे और कहूँ, यहीं से, यानी कि अगर आप एक प्रश्न जो विवादित प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है?
इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने आसपास के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया वेद व्यास ने लिखा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यहाँ देखिए, लिखा यानी लिपिबद्ध किसने किया है? तो लिपिबद्ध करने की अगर हम बात करते हैं तो वो गणेश जी ने लिखा है। जैसे अगर आप बात करें आपसे भारत के संविधान को लिपिबद्ध किसने किया है, तो आप जानते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, नंदलाल बोस ने चित्रकारी की है। लेकिन जनक कौन है, रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। पितामह कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं, लेकिन वो लेखक नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे वैदिक काल में महामंत्री को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में महामंत्री को रत्निन कहते थे। रत्निन कहते थे वैदिक काल में। राजा को राजन कहते थे, ग्राम को ग्रामीण कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है, कुल के मुखिया को कुलापति कहते थे, और सभा को ग्राम सभा कहा करते थे। ठीक है, ये सब चीजें नोट करते चलिए। पेन ले लीजिएगा और वीडियो को एक बार फिर पॉज करिएगा, फिर देखिएगा, तो बहुत सी चीजों को आपको आंसर लिखने का मौका मिलेगा और कुछ बातें जानने का मौका मिलेगा। अगला देखिए, यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। प्रभास के उत्तर बिल्कुल सही है, प्रभास ने बिल्कुल उत्तर सटीक दिया है। प्रभास जी, आपको देखकर लग रहा है कि आप इस समय लॉकडाउन का पूरा लाभ उठा रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ नालायक लोग हैं, क्या कहें। चलिए 49 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री जो मंत्र है, ये इसका जो विश्वामित्र मुनि ने लिखा है, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और सूर्य सावित्री को ये समर्पित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे श्रेष्ठ वेद का नाम बताएं। इसमें सभी के उत्तर गलत आए हैं। सबसे जो श्रेष्ठ वेद है, शिवानी ने उत्तर दिया ऋग्वेद, प्रभास ने उत्तर दिया ऋग्वेद, राजकमल जी ने भी उत्तर दिया ऋग्वेद। यही तीनों लोगों ने आंसर यानी चैट्स किए भी हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ वेद जो आपका है वो है अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है, लेकिन श्रेष्ठ वेद, वेदों में जो श्रेष्ठ है चारों में, वो है आपका अथर्ववेद। तो आई होप आपको क्विज समझ में आ गया होगा। आपको यानी कि आज डिस्कशन कर दिया गया है, कल आपको फिर क्विज मिलेगा किसी न किसी विषय का, यानी कि जीएस का संबंधित हो सकता है। और बहुत जल्द आपको जो है मैथ की भी क्विज, रीजनिंग की भी क्विज और आपको हिंदी की भी क्विज मिलने वाली है, जिसमें आपके जो विषय के अध्यापक हैं यानी कि मैथ के ओम प्रकाश सर और हिंदी के बात करें सौरभ सर, तो वो आपका डिस्कशन आपसे करने जरूर आएंगे और वो डिस्कशन आपसे करेंगे। तो अपने विषय के अकॉर्डिंग तैयार हो जाइए। और जो शिखा अवस्थी जी, उनका एक वो था सुझाव था कि जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन्हीं का क्विज बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्विज बनाया था एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल का बनाया था, लेकिन थोड़ा गहराई में मैंने प्रश्न रखे थे कि वीडियो आप अगर आपने देखा हो तो आपको शायद आंसर देने में सहायता मिलती, क्योंकि जो हम बोर्ड पे जो चर्चा करते हैं वो तो होती है, लेकिन जो फालतू की बातें बोल जाते हैं वो भी एक प्रश्न के एक कलेक्शन होते हैं। मैं आपसे कोई फालतू की बात नहीं करता, अगर बात करूंगा भी तो किसी न किसी टॉपिक पे बात करूंगा, इवन मजाक भी करूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर रहेगा। ऑफलाइन के स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं मुझे। तो आप सभी से फिर से निवेदन है कि आप सब कमेंट्स में जो जय हिंद लिख रहे हैं, ये तो मेरा टैग लाइन है, पता है आपको भी जय हिंद मुझे बहुत प्यारा है। जय हिंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप उत्तर दीजिए, गलत उत्तर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत उत्तर किसी का सही उत्तर होता है। आपको पता है ना कि अगर एक प्रश्न आपको दिया जाता है, कोई प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लेकिन ये जो गलत उत्तर है ये किसी ना किसी के सही आंसर होंगे। तो आप गलत उत्तर देने से मत डरिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है ना, तो गलत उत्तर देने से सही उत्तर आता है भाई। समझ रहे ना मेरी बात को? तो बस आपसे यही उम्मीद है कि अगली बार अगर चैट में आपके कमेंट्स आए तो आंसर के साथ आए। ओके, आज के लिए इतना रखता हूं साथियों। जय हिंद।